हेलो नमस्कार सस्ता का आदाम खमा कनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप बहुत शानदार होंगे और मैं भी बहुत झकास हूँ। हम कर रहे थे चैप्टर जिसका नाम था आईटीसी और आज आईटीसी के हम आखिरी पार्ट पे यानी कि पार्ट 4 पे पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1, 2 और 3 देख लिया है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। नाउ कमिंग टू पार्ट 4, ध्यान से देखो अब यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले वी गोना लर्न सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 बात करता है कुछ स्पेशल कंडीशंस या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे पॉइंट वाइज चीज़ें आएंगी। पहले चलते हैं पॉइंट नंबर ए के ऊपर और देखते हैं पॉइंट नंबर ए आपसे जनाब क्या कहना चाहता है। तो पहली बात करता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। अब कैसा है, जैसे एग्जाम्पल हमने ऊपर सीख लिया कि इन इन चीज़ों पे आईटीसी मिलता है, इन इन तरीक़ों से आईटीसी मिलता है, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास टैक्स पेड होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो है ही है। अब कब कब ऐसा होता है कि आईटीसी का जन्म हो जाता है कि हाँ अब तो मुझे आईटीसी मिल ही जाएगा। तो देखो ज़रा ध्यान से इस बात को समझो कि कब कब आपका आईटीसी का जन्म हो जाता है आपके ट्रांजैक्शंस में। सबसे पहली बात, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो स्विच कर रहा है फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर। नाउ ध्यान से देखना, ये सर्कमस्टेंसेस वो है जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है। नॉर्मल सिचुएशन में तो क्या होता है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप परचेज करते हो, उस पर आईटीसी क्लेम करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फर्स्ट स्पेशल कंडीशन क्या है, आप सेक्शन 10 के अंदर रजिस्टर्ड हो अंडर कंपोजिशन स्कीम। अब आपको पता होगा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में सीखा है कि कंपोजिशन स्कीम वालों को आईटीसी क्लेम करने का मौका नहीं मिलता है, ना तो वो आईटीसी क्लेम कर पाते हैं ना ही आईटीसी आगे पास कर पाते हैं। तो अगर कोई बंदा है, सपोज मैं हूं, मैं कल तक कंपोजिशन डीलर था, मैंने आज सरकार को अप्लाई कर दिया, पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन होती है कि भाई मुझे रेगुलर स्कीम में आना है, तो इन दैट केस मैं आ जाऊंगा सेक्शन 9 के रेगुलर स्कीम में। अब कंपोजिशन टैक्स पेयर को तो आईटीसी नहीं मिलता, रेगुलर को तो मिलता है। तो जब तक मैं कंपोजिशन टैक्स पेयर था तब तक आईटीसी नहीं क्लेम कर रहा था। अब मैं रेगुलर बन गया हूँ तो डोंट यू थिंक मेरा हक बनता है कि मुझे आईटीसी मिले। तो आईटीसी किस पे देंगे, मैंने जिस दिन कन्वर्ट किया अपने आप को कंपोजिशन से रेगुलर में, उसके एक दिन पहले तक मेरे पास कितना स्टॉक था, उसी पे तो आईटीसी मिलेगा। बस वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। देखो यहाँ पे, या फिर और कौन सा केस हो सकता है, द केस कैन बी समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो पहले एग्जेम्प्ट सप्लाईज में इन्वॉल्व था। अब पता है अपने ऊपर सीखी थी बातें, अगर हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज में इन्वॉल्व हैं तो हम क्या आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, आंसर इज नो। लेकिन आज सरकार ने नोटिफिकेशन देके क्या बोल दिया कि ये जो एबीसी नाम का आइटम है जो कल तक एग्जेम्प्ट था, वो आज क्या बन गया, टैक्सेबल। आज क्या बन गया, टैक्सेबल। अब आज अचानक से टैक्सेबल बन गया है तो आज से वही गुड्स पे लग जाएगा टैक्स और मैं बन गया सप्लाई ऑफ टैक्सेबल कैटेगरी वाला सप्लाई। इन दैट केस डोंट यू थिंक एग्जेम्प्ट था तब तक सरकार ने आईटीसी नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर भैया अब तो मैं टैक्सेबल में आ गया हूँ तो अब तो आईटीसी दो। किसका आईटीसी दोगे, अरे जिस दिन कन्वर्जन तुमने करवा दिया, टैक्सेबल करवा दिया, उसके एक दिन पहले तक जितना माल पड़ा है उसका तो आईटीसी दो। अब माल पड़ा है वो गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, तो इन दोनों पे आपको आईटीसी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन दोनों ही केस में हमने कॉमन तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिट एंटाइटल ऑन इनपुट्स एज सच हेल्ड इन स्टॉक, भाई एक दिन पहले तक जो भी स्टॉक में था, कंपोजिशन से रेगुलर में आया उसके एक दिन पहले तक, या फिर एग्जाम से टैक्सेबल आया उसके एक दिन पहले तक। या फिर अब देखो ये सिंपल सी कहानी है, ये बात कर रहा है आपको नॉर्मल रॉ मटेरियल जो आपके गोडाउन में पड़ा है, ये बात कर रहा है जो WIP आपके गोडाउन में पड़ा है, और ये बात कर रहा है जो फिनिश गुड्स आपके गोडाउन में पड़ा है। ये इन तीन चीज़ों की बात कर रहा है। आपके माइंड में ना इमीडिएटली क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाट अबाउट सर्विस, इनपुट सर्विस। अरे बॉस, इनपुट सर्विस की कहानी कैसे जमेगी, क्या आप कह सकते हो कि नहीं मैंने तो तब सर्विस लिया था अब मुझे दे दो, क्योंकि कोई स्टॉक नहीं होता ना सर्विस का। तो बेसिकली बात होती है यहाँ पे गुड्स की और बात होती है कैपिटल गुड्स की। तो ये तो हुआ नॉर्मल गुड्स, कौन सा हुआ ये कौन सा है, नॉर्मल गुड्स। यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल गुड्स की। सर कैपिटल गुड्स का भी तो आईटीसी मिलना चाहिए, मगर सोच के बताओ, कैपिटल गुड्स अभी 2-4 महीने पहले परचेस किया होगा या कुछ टाइम पहले परचेस किया होगा। द केस कैन बी एनीथिंग, हो सकता है 6 मंथ्स पहले परचेस किया हो सकता है 9 महीने पहले परचेस किया हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, कैपिटल गुड्स पे आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर आप पहले एग्जेम्प्ट सप्लाईज में इन्वॉल्व थे, ध्यान से देखो इस बात को, अगर आप पहले एग्जेम्प्ट सप्लाईज में इन्वॉल्व थे और अब आप टैक्सेबल में आ गए हो,
पहले एग्जाम्प्ट में थे, अब आप टैक्सेबल में आ गए हो, पहले एग्जाम्प्ट में थे, अब आप टैक्सेबल में आ गए हो। मान के चलो हो सकता है कि पहले 9 मंथ से आप एग्जाम सप्लाई में थे, तो अब अचानक से आप टैक्सेबल में आ गए हो। तो डोंट यू थिंक 9 मंथ्स तक आपने उस कैपिटल गुड्स को यूज किया एग्जाम सप्लाईज के लिए? तो क्या आपको पूरे कैपिटल गुड्स पे उतना जो जीएसटी आपका आईटीसी आपको लगता है आपको मिलना चाहिए? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बॉस अगर वो कैपिटल गुड्स है ना, तो आपको बस इतना इंश्योर करना है कि आपने जितना महीने यूज किया ना, पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर पे एक क्वार्टर मानेंगे, पर क्वार्टर 5% लेस कर दो उस आईटीसी का जो बनता है ऑफिशियली परचेज डेट से, और आप बचा हुआ आईटीसी को क्लेम कर लो। इसकी अधिक जानकारी आपको सम्स में मिलेगी जो हम लोग ऐप पे सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल के लिए सिंपल रखो, अगर कैपिटल गुड्स है तो अगर आप एग्जाम से टैक्सेबल में आए हो तो फंडा सिंपल है, आपको आईटीसी मिलेगा, मगर जितने महीने यूज़ किया 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को एक क्वार्टर मान के उसका लेस कर देंगे, बचा हुआ आपको आईटीसी क्लेम करने का मौका दे देंगे। Okay, next, ITC claimed shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier। इसमें सिंपल सी कहानी है ना, आपके पास प्रॉपर बिल होना चाहिए, उस बिल पे प्रॉपर आपका जीएसटी नंबर वगैरह होना चाहिए, वही सारी बातें, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब ये दोनों ही केस में देखो, इसमें या फिर इसमें क्या बात कर रहा है, जब आप कंपोजिशन से नॉर्मल टैक्सेबल में आए, ऑन द डे प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, जैसे मैंने बात किया एक दिन पहले तक का। सेम जब आप एग्जाम से टैक्सेबल बने तो एक दिन पहले तक, जब तक आप एग्जाम थे तब तक कितना माल पड़ा है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट है स्पेशल केस, अगेन 2 स्पेशल केस साथ में देखते हैं। पहला, पर्सन अप्लाइंग, पहले चलो एक ही समझते हैं। पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब पता है अपन एक चैप्टर आएगा आगे रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हुआ, 40 लाख क्रॉस हुआ, किसी किसी केस में 10 लाख क्रॉस हुआ, तो वहाँ पे आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जीएसटी के अंडर। तो वो बात आती है रजिस्ट्रेशन की। अब कानून कहता है कि जिस दिन पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, या जिस दिन आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर लिया जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, तो वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य, मैंडेटरी, कंपलसरी है। तो अगर आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया, ध्यान से सुनो, जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तब तक तो आप आईटीसी कैसे ही क्लेम करते, आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं थे जीएसटी में। लेकिन मैंने आज लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, 30 दिन के अंदर अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन, आई गॉट माई रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा, तो सिंपल फंडा ये होगा, यहाँ देखो, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे होते हैं कंफ्यूज यहाँ पे, ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। मैं जिस दिन से टैक्स भरने के लिए लायबल था, उस दिन के एक दिन पहले तक का जितना आईटीसी गुड्स पड़े होंगे मेरे को सबका आईटीसी मिल जाएगा, बशर्ते, क्या बशर्ते, बशर्ते कि मैं रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी, मतलब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लूँ। सर सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर मैं 30 दिन में नहीं किया तो? आओ यहाँ पे, तारा मैंने बनाया आसमान पे उतार के, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन। सर ये रहा, what if person applies for registration after 30 days of becoming liable for registration? तो एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था 1 अगस्त को, तो उसको क्या करना चाहिए था, अगर रजिस्ट्रेशन के लायबल 1 अगस्त को था, ध्यान से सुनो, अगर लायबल 1 अगस्त को था और बंदे ने 30 दिन, यानी कहने से मोटा मोटी 31 अगस्त तक उसने अप्लाई कर देना चाहिए। 31 अगस्त तक अगर अप्लाई कर दिया तो 1 अगस्त जिस दिन लायबल था ना, उसके एक दिन पहले तक जितना गुड्स था ना, उन सब पे आईटीसी उसको मिल जाएगा। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि सर लायबल था 1 अगस्त को, मैंने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई किया, मतलब कब किया, 30 दिन के बाद। तो पता है ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बैंड बजेगी, देखो कैसे, आईटीसी ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ओनली अलाउड, मतलब इस केस में 15 सितंबर के दिन आपके पास जो स्टॉक है उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इस बीच में जो आपने सेल कर दिया ना, बिजनेस तो बंद नहीं होगा, आपने सेल तो किया होगा 1 अगस्त टू 15 सितंबर, इस पीरियड के सेल का आपको जीएसटी तो भरना पड़ेगा, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा। सर क्या बोल दिया, रिपीट करो, अरे वापस ध्यान से सुनो, मजा आएगा। देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ काले कलर के पेन से, आपको रजिस्ट्रेशन करना था 1 अगस्त को,
1 अगस्त को लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, 30 अगस्त तक की डेट थी। सपोज आपने, इसको क्या हो गया, सपोज आपने 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करना है, नहीं आया नंबर, ठीक है, अप्लाई अपने कर देना है। आपने अप्लाई कर दिया प्रॉपर डेट के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, इस दिन के पहले तक जितना भी सामान पड़ा है उसका ITC मिल जाएगा। मज़े की बात क्या होगी, देखो आपने इस पीरियड में भी माल सेल तो किया ही होगा, और आपने इस पीरियड में जो भी सेल किया है कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको इस दिन के पहले तक का ITC मिल रहा है। तो उस सेल में से आप पुराने ITC को लेस कर दोगे और टैक्स पेमेंट नेट बेसिस पे कर दोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, असर नहीं है। दिक्कत कहाँ है, जहाँ पे हमने कांड कर दिया। कांड क्या किया, मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूँ। कांड कुछ इस प्रकार मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लियरली आपको कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन यही कहता है प्रोविजंस का। सपोज करो 1 अगस्त को लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने जैसे एग्जांपल था ऊपर, आपने 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब क्या ना, इससे 30 दिन क्रॉस कर गया, आंसर यस, 30 दिन क्रॉस कर गया। तो क्या इस दिन के पहले का ITC आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, 15 सितंबर को, यानी कि इस दिन पे जितना गुड्स पड़ा है उसका आपको ITC मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ITC मिलना शुरू होगा इस डेट से, लेकिन आपने 1 अगस्त से 15 सितंबर तक भी तो सेल किया होगा, बिजनेस थोड़ी बंद किया होगा। तो ये सेल पे GST पेएबल तो आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ITC नहीं मिलेगा इस पीरियड का, समझ रहे हो। इसलिए कहते हैं रजिस्ट्रेशन का लाइबल होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर फटाफट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई। नहीं समझ में आई तो टेलीग्राम का ग्रुप आपके पास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आइए, पूछिए, बताइए, समझिए और समझाइए। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पर्सन ऑब्टेनिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब कई बार मेरे पे कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, मेरा खुद से मन हो गया मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, मैं कर सकता हूँ क्या, यस कर सकता हूँ। तो अब तो सिंपल सी कहानी ना, जब मेरे को लाइबिलिटी नहीं था, मैं खुद से रजिस्टर कर रहा हूँ, तो सिंपल सी कहानी है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करूँगा उस दिन मेरे पास जो भी गुड्स होगा, देखो यहाँ पे ऑन द डे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके पहले तक, डेट रजिस्ट्रेशन के पहले तक। अब सर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अप्लाई किया वो डेट नहीं, जिस दिन आपको नंबर मिलता है वो दिन। तो जिस दिन आपको नंबर मिला उस पर लिखा होता है इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हो चुका है, ये आपका GST नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। तो उस दिन से, उस रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट से ही हम मानेंगे कि बंदे को एक दिन पहले तक का ITC मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मार अब तक सिर्फ इन्हीं लोग को पड़ी है बेचारे, किसको, इनको। 30 दिन में काम नहीं किया तो बैंड बजेगी, बैंड। अच्छा, इस पर भी देखो, आप ध्यान से देखो, जब बंदा पहले रजिस्टर्ड ही नहीं था, फ्रेश, ये दोनों ही केसेस कौन से हैं, देखो ये दोनों ही केसेस हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के केस में ना आपको सिर्फ गुड्स का ITC मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं। देखो ये लाइन यहाँ पे है क्या, ये लाइन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स जो भी है आपका के पास के फैक्ट्री में, गोडाउन में, सिर्फ उसी का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। इन सभी केसेस में एक चीज आपको ध्यान रहे दोस्तों, इन ऑल अबाउ केसेस इट इज टू बी अवेल्ड, जो ITC है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जब आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है, इनवॉइस इश्यू का जो डेट है, उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर ही आपको ITC क्लेम करना है। उसके बाद वो इनवॉइस बेकार हो जाएगा, ITC बेकार हो जाएगा, कुछ क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, नाउ फ्यू मोर कंडीशंस जो आपको देखनी चाहिए, ध्यान से देखो, उसी सेक्शन से कनेक्टेड। पहला, फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन गिविंग डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक contained in semi-finished goods and finished goods held in stock and capital goods on the days immediately preceding the date on which credit becomes eligible। ये आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आता है जो आपको GSTN की वेबसाइट पे मिलता है, gst.gov.in। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का एक फॉर्म है, आपको वो फॉर्म में डिक्लेरेशन सबमिट करना है कि बॉस इस दिन, एक दिन पहले तक मेरे पास इतने रुपए का माल था, इतना स्टॉक था, इतना इसका ITC था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आपको सबमिट करना होगा। ऑफ कोर्स सबमिट किए बिना डिपार्टमेंट को सपना आएगा क्या कितना ITC का माल आपके पास पड़ा है, नहीं। नेक्स्ट,
डिक्लेरेशन हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 days बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट। भाई जैसे ही आपका हक बना आईटीसी मिलना चाहिए, उस हक के बाद इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा आपको, इमीडिएटली आपको 30 दिन के अंदर अंदर ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिटेल्स इन वन अबाउ, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इस वन अबाउ to be certified by CA or cost accountant if aggregate claim of CGST, SGST और IGST credit is more than 2 lakhs। अगर आपका ITC 2 लाख से एक्सीड कर रहा है तो सिर्फ आपके डिक्लेरेशन तो कमिट करना ही है, लेकिन उससे सरकार सिर्फ नहीं मानेगी। सरकार क्या बोलेगी, आप क्या करो, जो डिक्लेरेशन दे रहे हो ना उसको सर्टिफाई करवा के लाओ CA या कॉस्ट अकाउंटेंट से। ठीक है, ओके। सो दिस वाज कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जीएसटी का आईटीसी एनेबल कैसे होता है। नाउ अनदर पॉइंट वी हैव इज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे रिवर्सल करना पड़ता है आपको, जो क्रेडिट ले लिया ना उसको रिवर्सल करना पड़ता है, मार चमाट पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वहाँ से सिमिलर मिलेगा, देखो समझने का ट्राई करते हैं, सब कुछ लॉजिकल है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू रिवर्सल ऑफ क्रेडिट और पेमेंट ऑफ अमाउंट। पहला केस, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ अवेल्ड आईटीसी, ऑफ कोर्स एक नॉर्मल पर्सन है जिसने आईटीसी ले रखा होगा, स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर स्कीम टू द पेमेंट ऑफ टैक्स टू कंपोजिशन। ओ दामन पे दाग खुद लगा रहा है बंदा। रेगुलर था, अब लग रहा है बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, छोड़ एक काम करता हूँ, जीएसटीएन की वेबसाइट पे जाता हूँ, गवर्नमेंट को बोलता हूँ गवर्नमेंट मेरे को तो रेगुलर स्कीम नहीं चाहिए, मुझे क्या दे दो, कंपोजिशन स्कीम। अब अपने को ऑलरेडी पता है जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो बाय डिफॉल्ट आपके पास आपने अब तक जो आईटीसी ले रखा होगा, जो गुड्स आपके पास एक दिन पहले तक पड़े थे जब आप रेगुलर थे, उस दिन का जितना माल पड़ा है उसका जो आईटीसी आपने ले रखा, क्या करना पड़ेगा उसको रिवर्स। भाई रेगुलर टू कंपोजिशन टू रेगुलर में ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, हम लोग एलिजिबल हुए थे तो एक दिन पहले वाले गुड्स का आईटीसी ले लिया, यहाँ पे हम हो रहे इन एलिजिबल क्योंकि अब हम बन रहे कंपोजिशन डीलर। तो जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है एक दिन पहले, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स जो भी है उसको हम रिवर्स कर देंगे। सिंपल सी कहानी है। और क्या हो सकता है केस, द केस कैन बी सप्लाईज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन गेटिंग होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अरे कल तक टैक्सेबल था, आज सरकार ने बोल दिया एग्जाम। अरे जब आज एग्जाम बोल दिया तो फिर तो मुझे आईटीसी मिलना ही नहीं चाहिए, तो जो पड़ा है जिस पर आईटीसी ले लिया रिवर्स कर दे। या फिर क्या हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हो सकता है मैंने नंबर खुद से कैंसिल करवा दिया या डिपार्टमेंट को कुछ मेरी गलती खामियां मिस्टेक मिली, उन्होंने रजिस्टर कैंसिल कर दिया मेरा। अंडर एनी ऑफ द केसेस जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है तो क्या उसका आईटीसी में मेरा हक बनता है? आंसर इज नो। तो जो गोडाउन में माल पड़ा है उसका आईटीसी रिवर्स कर। अब नाउ ये तीनों केस में देखो कि हम आईटीसी को रिवर्स कैसे करते हैं। इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन, मतलब ये बार बार चीज़ें सेम रिपीट है। कौन सा है ये रॉ मटेरियल, ये WIP और ये फिनिश गुड्स। ये तीनों ही चीज़ का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। और जो कैपिटल गुड्स है उसका भी जितना भी आईटीसी है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच स्विच ओवर और डेट ऑफ एग्जाम्पशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन, ये जिसमें मैंने बताया एक दिन पहले का जो माल है उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन रिवर्स कैसे करें सर? कैपिटल गुड्स में हमेशा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आपको डिपार्टमेंट क्या मान के चलता है, कैपिटल गुड्स मतलब आप कम से कम उसको 5 साल यूज़ करोगे। अब आपने पहले ही बिजनेस बंद कर दिया या कन्वर्ट कर दिया रेगुलर टू कंपोजिशन, दामन पे दाग लगा दिया ना, तो तरीका बताएंगे आपको। देखो तरीका क्या है। मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स एंड अदर कंडीशंस क्या है। देखो पहली बात करते हैं इनपुट की। Proportionate reversal based on corresponding invoices if such invoices are not available, prevailing market price on the effective date of switchover, yeah, so on and so forth, should be used with the due certification by a practicing chartered accountant। क्या है देखो, सिंपल। जो आपका नॉर्मल वाला गुड्स पड़ा है, अब हो सकता है आपने माल लिया था एक ही बिल में 10 क्वांटिटी का माल लिया था, 4 बच गए, तो वो 4 का प्रोपोर्शनेट जो 10 का वैल्यू था वो आप कर दोगे डिवाइड बाय 10 into 4, प्रोपोर्शनेट वैल्यू का आईटीसी रिवर्स कर दोगे। सिंपल सी कहानी है। अगर आपके वो पुराने बिल नहीं मिल रहे हैं, ऐसा जनरली होता नहीं है, बस लिखा है तो बता रहा हूँ, अगर वो कोई बिल्स नहीं मिल रहे या क्वांटिटी निकाल नहीं पा रहे या प्राइस निकाल नहीं पा रहे, तो मार्केट प्राइस जो है आज का उसके बेसिस पे रिवर्स चाहे आईटीसी निकाल के उस आईटीसी को रिवर्स कर दो, सिंपल। और CA/CMA से सर्टिफाइड करवा लो। अब आती है बात कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में फंडा सिंपल है।
रिवर्स ऑन प्रो राटा बेसिस पर्टेनिंग टू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स। यहाँ पे वो पर क्वार्टर वाली बात सिर्फ एक ही जगह नहीं मिलती, यहाँ पे क्या है, मंथ्स पे मिलती है। बोला आप पूरे क्या करो, पूरे एसेट का लाइफ क्या मान लो 5 साल, उसको डिवाइड करो 60 मंथ से। अब देखो ध्यान से, ये चलो यहाँ पे मैंने लिखा ही रखा है, सीधा प्रोपोर्शनेट है, वो 5% पर क्वार्टर वाला मच नहीं है। बस सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल आपको करना है, एग्जाम्पल आपका आईटीसी बनता है 60,000 रुपये, 60,000 सपोज उसकी लाइफ बनती है 5 साल की, डिवाइड बाय कर लो 60 मंथ, कितना आया पर मंथ, जो भी पर मंथ आया। अब 60,000 का टोटल आपका था, उस 60,000 रुपये में से समझो आपने 3 साल यूज़ कर लिए, मतलब कितने 36 महीने यूज़ कर लिए, 36 महीने का हटा दो, जो अभी तक नहीं यूज़ किया विच इज़ 24 मंथ्स, वो 24 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट रिवर्स कर दो। समझ में आ गई बात? सर एक बार लिख के बता दो, मैंने कहा लो लिख के बता देते हैं। एग्जाम्पल सपोज करो कि कैपिटल गुड्स पे आईटीसी था 60,000 रुपये, तो ये 60,000 तो लिखा हुआ था, लेकिन मुझे रिवर्स क्या करना है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब ध्यान से देखो, बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि हम तो मानेंगे कि आप 5 साल की लाइफ यूज़ करते हो, मतलब 60 मंथ्स की लाइफ है किसी भी कैपिटल गुड्स की, है मतलब है उनके हिसाब से। तो इन दैट केस आपने ना उसको 3 साल यूज़ किया, यूज्ड, और 2 साल अभी तक क्या है, अनयूज्ड, मतलब यूज़ करना बाकी है अभी, उसके पहले ही कन्वर्जन हो गया, कैंसिल हो गया, जो भी होना हो गया। तो जनाब 3 साल यूज़ हुए, मतलब 36 मंथ्स यूज़ हो गए, कितने मंथ्स यूज़ नहीं हुए, 24 मंथ्स बाकी है यूज़ होना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सिंपल सी कहानी, आपका क्रेडिट है सपोज करो 60,000 का, डिवाइड बाय टोटल लाइफ कितना 60 मंथ, कितना यूज़ नहीं हुआ अब तक 24 मंथ्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक आंसर आएगा। फिलहाल मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया है तो 24,000 आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्सल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है, ITC to be reversed will be calculated separately on ITC of CGST as, तो तुमको पहले से पता है C, S और I का अलग अलग हिसाब होगा। रिवर्सल अमाउंट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ये अपने पहले भी सीख रखा है, अगर ITC होता है तो वैसे रिवर्स कर लेते हैं, ITC को कम कर देते हैं, ITC नहीं होता है तो आउटपुट टैक्स में ऐड करके उसका पेमेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर विल बी डेबिटेड विद सच अमाउंट बैलेंस ITC इफ एनी विल लैप्स। अगर ITC था उसको आपने रिवर्सल कर लिया, उसके बाद भी ITC बच गया है तो वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा, अब कहीं कुछ नहीं मिलेगा उसका। सिंपल सी कहानी, ठीक है। ये तो हुए ये 3 केस। अब देखो चौथा केस। ये चौथा केस जो है ना, ये केस पब्लिक मार्केट में समझता नहीं है। पता है मार्केट में बहुत सारे लोगों के यूट्यूब के वीडियोस भी आते हैं कि आईफोन, मैंने तो आईफोन लिया, 1 लाख का आईफोन था, बट या लोग मैकबुक की बात करते हैं, 1 लाख का मैक था लेकिन मुझे 18% GST का क्लेम मिल गया, तो मुझे ये पड़ गया सिर्फ और सिर्फ -18 बोल के लोग बोल देते हैं 82,000 का। इस तरह की बातें मार्केट में बहुत होती है, लेकिन ये गड़बड़ है और ये गलत है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, अपने कोई दोस्त जिनका GST रजिस्ट्रेशन है उसके GST नंबर पे सामान ले रहे हैं, उसको कहते हैं भाई तू ITC क्लेम कर लेना और वो पैसा, आधा पैसा मुझे दे दे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनको, मूर्खों को इतना नहीं पता है। यहाँ पे दिक्कतें बहुत है, देखो ध्यान से, यहाँ पे समझेगा अब तुमको। What if such capital goods was not used? ये तो बात की बात छोड़ो, पहले यहाँ पे देखो, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ITC हैज बीन टेकन। मतलब इन शॉर्ट कैपिटल गुड्स की बात हो रही। कैपिटल गुड्स, आपने कैपिटल गुड्स ही बेच दिया। गवर्नमेंट ने क्या सोचा था, आप 5 साल तो यूज करोगे, आपने तो 5 साल के पहले बेच दिया, तो क्या आपको मार पड़ेगी? यस सर मार पड़ेगी। देखो कैसे मार पड़ेगी, देखो कैसे होगा। अमाउंट टू बी पेड इज इक्विवेलेंट टू हायर ऑफ द फॉलोइंग: ITC on capital goods or plant and machinery less 5% per quarter or part thereof from the date of invoice, या फिर टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड। इस पे से जो विच एवर इज हायर होगा ना, विच एवर इज हायर, ये आपको सरकार को भरना पड़ेगा एज ए रिवर्सल, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है कि रिवर्सल होगा, रिवर्सल ये भरना पड़ेगा आपको।
सर आप एग्जाम्पल देके बताओगे ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने कहा लो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो, मैं कहाँ लिखूँ एग्जाम्पल, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। ये इसका है, इसका आपने एक आईफोन परचेज किया, ठीक है, ये आईफोन आपने परचेज किया, सपोज करो अपने एग्जाम्पल सिंपल रखते हैं अपन समझने के लिए, 1 लाख रुपए का, समझो उस पर 18,000 का जीएसटी लगा, तो 1,18,000 का बन गया ये, ऐसा समझ के चलो फिलहाल सिंप्लीफिकेशन के लिए। 1.18 लाख का फ़ोन आ गया, तो क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट, 1 लाख रुपए आपने ले लिए होंगे एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में, और 18,000 का आपने क्लेम कर लिया होगा आईटीसी। अब ये कैपिटल गुड्स से सरकार मान के चल रही है कि आप इसको 5 साल यूज़ करोगे। ऑफ कोर्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आईफोन में ट्रेडिंग नहीं करते, आप आईफोन लेके यूज़ करते हो बिजनेस के लिए। तो अब ये 18,000 का आईटीसी आ गया, तो ये आपको 5 साल यूज़ करना पड़ेगा सरकार। आपने नहीं यूज़ किया 5 साल, मैं यहाँ थोड़ी जगह बनाता हूँ, मेरे लिए जगह बना लेते हैं अच्छी से, इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ना उसको सपोज करो 2 इयर्स बाद, पोस्ट 2 इयर्स यू सोल्ड इट, सोल्ड, कितने में बेचा होगा, अब आपको पता है कितने में बेचा होगा, कम रेट पे बिकता है बहुत। आपने इसको सोल्ड किया सपोज करो 30,000 में, ठीक है, मान के चलता हूँ 30,000 प्लस जीएसटी में सोल्ड कर दिया, तो अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर के साथ ही चलाता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए पूरा। तो यहाँ पे देखो 30,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, इंटू 18 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 5,400। तो यहाँ पे 5,400 समझो हमने जीएसटी का भी चार्ज कर लिया, कितने में मेरा सेलफोन फाइनली गया, 35.4K में गया। अब ध्यान से देखो सरकार ने क्या सोचा था, सरकार ने सोचा था कि तुम 5 साल यूज़ करोगे, तुमने 2 साल में बेच दिया। सरकार क्या बोलेगी कि तूने जो वहाँ पे आईटीसी के मज़े लिए थे ना 18,000 रुपये के, ये तूने गलत किया, 5 साल में क्यों बेचा। सरकार ने बोला, मैंने बोला सर मैंने, ठीक है ना सर मैंने बेचा, 5,400 का जीएसटी बनता है, भर रहा हूँ ना आपको। सरकार ने बोला रुक, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जो सेल है, सेल प्राइस के ऊपर जो तेरा जीएसटी है वो हमको भर दे, लेकिन तूने कैपिटल गुड्स बेचा है, तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है, तो यहाँ पे टैक्स हमारे तरीके से देगा। मैंने पूछा सर क्या तरीका, सरकार ने बोला कि जो आपका आईटीसी था ना पहले, देखो आपने जो आईटीसी क्लेम किया था पहले, आईटीसी क्लेम्ड अर्लियर ऑन दिस कैपिटल गुड्स, कितना था वो, दैट वाज 18,000, इसमें लेस करो 5% पर क्वार्टर। अब मैंने बोला 2 साल यूज़ किया, फिलहाल राउंड फिगर चल रहा हूँ, 2 साल यूज़ किया मतलब कितना नाम यूज़ किया मैंने यूज़ किए 4 8 क्वार्टर। 8 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, मैंने 45% इंटू 8 विच इज़ 8 5 40, मैंने 40% को लेस करने का मौका मिला मेरे को, कितना बच गया, मैं आपको पूरे कैलकुलेशन के साथ ही लेके चलूँगा कि ये चीज़ों में ना बाद में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स कीप इट एकदम प्रोफेशनल लाइक, ठीक है, 18,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 विच इज 7,200, तो 7,200 आपको लेस करवा दिया, अरे किधर गया, 7,200 आपको लेस करवा दिया, माइनस 18,000, 10,800 बच गया। अब यहाँ पे देखो 10,800, 10,800, सरकार ने बोला ये तूने इतने रुपए का पाप किया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला ना कि ये जो यहाँ पे अमाउंट आ रहा ना, जो बेचने पे अमाउंट आया, या तो ये वाला अमाउंट विच इज़ 5.4K, या फिर ये वाला अमाउंट विच इज़ 10.8K, इसमें जो विच एवर इज हायर ये आपको भरना पड़ेगा। हायर मतलब कौन सा, 10,800 आपको भरना पड़ेगा।
ये सरकार इस तरह से काम चलती है, इस तरह से काम होता है। तो पब्लिक समझते नहीं, एक दूसरे के नाम पे ऐसे आईफोन खरीदते रहते हैं और मज़े मारते हैं आईटीसी के, और बाद में बेच भी देते हैं, तो ये सब वर्किंग करते ही नहीं है। फिर गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, नॉर्थ साइड का ही कोई केस था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिस भेज दिया, डिपार्टमेंट नोटिस भेज दिया उस सप्लायर को, क्योंकि उनको दिखा कि इसके पास तो 15 आईफोन है। तो डिपार्टमेंट को कंफ्यूज हो गए कि इतना बड़ा तो इनका बिजनेस नहीं दिख रहा है, इतना टर्नओवर नहीं दिख रहा है इनका, 15 आईफोन का कर क्या रहे हैं लोग। एक प्रोपराइटर है, क्या कर रहा है 15 आईफोन का। 15 आईफोन मतलब एटलीस्ट 15 लाख रुपये अप्रोक्सीमेटली। ये 15 लाख के आईफोन यूज़ कर रहा है बिजनेस में, ऐसा क्या कर रहा है। नोटिस भेज दिया, 15 आईफोन आपके पास है क्या सच में? क्या 15 आईफोन खुद के थोड़ी है, वो दोस्तों के ले लेके उसके आईटीसी लेके मज़े ले रखे। ठीक है, तो जनाब ये वाला काम सोच समझ के कीजिए, नहीं तो हालत ख़राब हो सकती है। चलिए, मेरा काम तो था बताना, बाकी तो आपको जो करना है आप करेंगे। आगे चलते हैं। नाउ ये सिर्फ आपको बता रहा है एक तरीका, जस्ट लेटिंग अस नो पे करने का तरीका वही है। तो आप आईटीसी रिवर्स कर दो, बचा है बैलेंस तो, अगर उसमें नहीं है बैलेंस तो आप आउटपुट टैक्स में ऐड करके पेमेंट कर दो। नाउ ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें टैक्स टू बी पेड ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। जैसे था ना ऊपर था कि सिर्फ बेचा उस पर, वो रिवर्सल का मतलब वैसा नहीं था, बस बेचा उस पर। ये कुछ चीज़ें क्या है, देखो ये चिंदी बिंदी चीज़ें। व्हेन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, पता है क्या होता है ये, जो हाई टेम्परेचर को होल्ड करने के लिए अलग तरह के ब्रिक्स आती है, वो ब्रिक्स या मोल्ड्स हैं या डाइज हैं या जिग्स हैं या फिक्सचर्स हैं, ये सब अगर आपने रद्दी की तरह बेचा, रद्दी की तरह, तो रद्दी की तरह बेचने में भले कैपिटल गुड्स था ये आपका, लेकिन जब आपने रद्दी की तरह इन चीज़ों को रद्दी की तरह बेचा है, देखो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है इसमें, ठीक है, बड़े बड़े कैपिटल गुड्स नहीं है इसमें, चिंदी बिंदी जो आइटम थे ना, अगर आपने ये बेचे हैं रद्दी की तरह, रद्दी की तरह, रद्दी की तरह बेचे हैं ना, तो इसमें आपको मच नहीं करना कि आप वो दो फिगर मैच करो, कंपेयर करो हायर पे, नहीं। आपने जो बेचा है ट्रांजेक्शन वैल्यू, उस पर जो जीएसटी है वो आप भर दो, हम लोग सुकून है उससे। तो मैं लिख के रखा है यहाँ पे, दैट इज, इसमें सीधा बेचा उसका वैल्यू का टैक्स, वो विच एवर इज हायर का मच नहीं। ठीक है, सो दिस वाज एंटायर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 18 जो डिटेल में ये सारी बातें करता था, हमने सब बातें डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं आगे, ये छोटे मोटे चीज़ें हैं, इसको समझते हैं, फिर हम जाएंगे आईएसडी के ऊपर। अब इसमें कुछ खास समझाने के लिए नहीं, ये ना बहुत रीड करके समझ जाता है कि ये क्या है। देखो ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जरा कोई बताएगा मेरे को? समय के साथ बदलाव करना ही इंसान का नियम होना चाहिए। पहले आप प्रोप्राइटर थे, आप बड़े हो गए तो आप पार्टनरशिप फर्म खोल ली, और बड़े हो गए तो कंपनी खोल ली, और बड़े हो तो लिस्टेड कंपनी कर ली। तो ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो आपका जो पुराना आईटीसी है, जब आप प्रोप्राइटर थे तो आपका आईटीसी जमा हो चुका था 10-20 लाख रुपए का, क्या आईटीसी भूल जाने का? आंसर इज नो, वो ट्रांसफ़र हो जाता है नए रजिस्ट्रेशन के ऊपर। कैसे? सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ सेल, मर्जर, अमालगमेशन, लीज एक्सेट्रा, सब जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब ट्रांजैक्शन के ऊपर, जहाँ सेल, मर्जर, अमालगमेशन, लीज या जो भी चीज़ें हो रही है, ये चेक करना है कि जो एंटिटी ट्रांसफ़र हो रही है उसके सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्या। सपोज ए था, वो डी मर्ज हो रहा है A1 और A2 के अंदर, तो जो ए डी मर्ज हो रहा है, क्या इसने सब प्रोविजन बनाए हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि सब उसकी सब लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो रही है। अगर इसकी सब लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो रही है तो इसके एसेट भी ट्रांसफ़र होंगे, एसेट ट्रांसफ़र होंगे मतलब आईटीसी भी ट्रांसफ़र होगा, और वो आईटीसी दोनों फर्म में बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन किसका कितना प्रोपोर्शनेटली शेयर है। The inputs and capital goods so transferred should be duly accounted for by the transfer in the books of account. Of course, accounts तो होना ही चाहिए. In case of demerger, ITC is apportioned in the ratio of value of entire assets including asset on which ये इसके ऊपर ना MCQ आता है एक दो बार हमारे पॉइंट पे। अगर ये सेल मर्जर का केस मैंने बताया वैसे करना। अब अगर वो स्पेसिफिकली डीमर्जर वाला केस है, जो अपना A1 A2 वाला जो एग्जाम्पल था अभी, तो आईटीसी अपोर्शन कैसे होगा? द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट्स, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट ले लो, सारे के सारे एसेट ले लो जिस पे आईटीसी लिया हो या ना लिया हो, लैंड वैंड सब होगा, सबका सब एसेट ले लो, और वो कौन सा एसेट किस कंपनी को, डीमर्ज कंपनी को बट रहा है, उसके अंदर उन दोनों को प्रोपोर्शनेटली उस आईटीसी को बांट दो। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है,
ये आपको फर्निश करना होगा ऑन कॉमन पोर्टल अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड ऑफ कोर्स, साथ साथ में कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है और ये प्रोविजन हमने सबके सब फॉलो कर दिए। अब ऑन एक्सेप्टेंस, आपने जो फॉर्म वहाँ पे सबमिट करोगे वेबसाइट पे, वो एक्सेप्टेंस करेगा डिपार्टमेंट। एक्सेप्टेंस के बाद में जो डीमर्ज कंपनी है या जो नई कंपनी है, नई कॉन्स्टिट्यूटेड कंपनी है, उसके आईटीसी के लेजर में वो बैलेंस अपने आप शो हो जाएगा। ठीक है, ये तो था एक चीज़। दूसरा रूल 41A, ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब ये देखो, अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, आपने रजिस्ट्रेशन मल्टीपल ले रखे अपनी एक ही पर्टिकुलर सिटी अपने स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कैसे ट्रांसफर करोगे? Registered person having separate registration for multiple places of business can transfer unutilized ITC to any or all of the newly registered place of business in the ratio of the value of asset held. Same demerger जैसे। Suppose आज मेरी एक फर्म खुल रखी है, कंपनी खुल रखी है मिरिया रोड में। अब आगे जाके ना मेरा मन हुआ मुझे एक ब्रांच दहीसर में खोलनी है, एक ब्रांच कफ परेड में खोलनी है, एक ब्रांच चर्चगेट में खोलनी है, एक ब्रांच CST में खोलनी है, और अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो उन ब्रांच को भी मेरे सेम GST नंबर से ऑपरेट करूँ, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा मन हुआ मुझे हर ब्रांच का सेपरेट GST नंबर लेना है, ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी ब्रांच को 10 ब्रांच में बांट रहा हूँ, सब एसेट्स भी मेरे यहाँ के वहाँ चले जाएंगे, तो मैं जो एसेट्स यहाँ से वहाँ बांटूंगा, वो सभी एसेट्स या गुड्स जो होंगे उसका ITC भी मैं उनको बांट सकता हूँ एक फॉर्म के जरिए। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म का नाम है GST ITC 02A। इसके जरिए वैल्यू ऑफ एसेट, जो मतलब उसका मतलब क्या है, सारे एसेट जिस पे ITC क्लेम किया हो ना किया हो सेम डीमर्जर के जैसा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। एक्सेप्टेंस जैसे होगा वैसे ही आपकी नई फॉर्म में, नई ब्रांच में उसके ITC के हेड में आपका ITC दिख जाएगा। तो इसमें एज सच कुछ नहीं था। ये है मज़ेदार पार्ट। सेक्शन 20, 21, सेक्शन 20 एंड 21। ओके, अब यहाँ पे देखो 20 एंड 21 स्पेसिफिकली बात करता है ISD के बारे में। ISD कौन होता है? ISD इज, देखो ध्यान से, यही पढ़ने बाद बताता हूँ। ISD इज बेसिकली एन ऑफिस meant to receive tax invoices towards the receipt of input services and distribute the credit of taxes paid on such input services to supplier units having same PAN proportionately। क्या है, ध्यान से देखो। अब है ना, जैसे ये लार्ज फर्म्स में ये सब बहुत होता है, इनकी ना मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस होते हैं बहुत सारे स्टेट में। तो लोग क्या करते हैं ना, एक हेड ऑफिस के अंदर ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिसका नाम लेते हैं ISD। क्या बोलते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये लोग करते क्या है, पूरे ऑफिस, पूरे के पूरे देश भर की ब्रांचेस के लिए कितना आई रिपीट, पूरे देश भर की ब्रांचेस के लिए कितना कौन सा सर्विस कहाँ से लेना है, वो सारे बिल एक हेड ऑफिस में ही वो बिल आते हैं, हेड ऑफिस के नाम पे बिल आते हैं। अब एक बात बताओ, क्या वो सारा सर्विस एक्चुअल में हेड ऑफिस ने यूज़ किया? आंसर इज नो। हेड ऑफिस ने वो सर्विस लिया है सब ब्रांचेस के लिए। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस नॉट विथ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, विथ ISD रजिस्ट्रेशन। हेड ऑफिस क्या करेगा? उस जो ITC का बिल मिला है, सामने वाले को जो बिल मिला है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो जो ISD है, वो जो हेड ऑफिस है जिसको बहुत सारे बिल मिले हैं सर्विसेज के, वो सर्विसेज जिन जिन ब्रांचेस के लिए यूज़ की गई है उन ब्रांचेस को वो ITC बांट देगा। अब देखो इसके बारे में और बातें करते हैं। पहली बात, ISD is required to obtain a separate registration even though it may be separately registered. The threshold limit of registration is not applicable to ISD। वो जो थ्रेशोल्ड की लिमिट आता है मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में या उसके नेक्स्ट चैप्टर में। वो लिमिट क्या कहता है? वो लिमिट आपको कहता है कि 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख के टर्नओवर क्रॉस करने पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक ISD बनना है, सपोज मेरी HO है, वो खुद भी माल बेचती होगी, तो खुद सामान बेचने के लिए इट वुड बी यूजिंग अ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ GST। बट अगर उसको अपनी सारी बच्चों के लिए, सारे ब्रांचेस के लिए, सारे रजिस्ट्रेशंस के लिए खुद सर्विस लेना है, कॉमन बिल लेना है खुद उनके नाम पे,
तो उस केस में उसको सेपरेटली डिपार्टमेंट के पास जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर ISD बोल के कि मेरे को ISD बनना है। इसके बाद लिखा है मैंने पेज 8.85 पे भी पढ़ते हैं, तो चलते हैं 8.85 पे। आता बगा, ये देखो, कैन अ कंपनी हैव मल्टीपल ISDs? क्या एक कंपनी चाहे तो एक से ज़्यादा ITC रख सकती है, ISD बन सकती है? आंसर इज यस। कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हमको मार्केटिंग डिवीजन को एक अलग ISD देना है, सिक्योरिटी को अलग से। मतलब मेरी HO के पास अगर 4 डिपार्टमेंट है, उनको लगता है कि हम सब डिपार्टमेंट को अलग अलग ISD बनना है, फिर अपने अपने हिसाब से बांटना है इस टैक्स, इनपुट टैक्स को, तो वो भी कर सकते हैं। ये आपके वो समरी वाले पॉइंट में नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको यहाँ से लेके बता दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। बाजू में ये पढ़ लेते हैं, चलो। ISD of input services is distributed only amongst those recipients to whom the input services are attributable. क्या बोला वापस सुनो। ITC of input services is distributed only amongst those recipients to whom the input services are attributable. मैं हेड ऑफिस हूँ, मैंने ISD रजिस्ट्रेशन ले लिया, मतलब मेरी 15 ब्रांच है देश में, मैंने एक सर्विस लिया है किसी लॉ फॉर्म से, मेरी 10 ब्रांचेस के लिए, ब्रांच कितनी है 15, सिर्फ 10 ब्रांच के लिए वो सर्विस लिया है, तो जो मैं ITC बांटूंगा क्या वो पूरे 15 में बांट दूंगा? नहीं, जिसके लिए लिया है सिर्फ उनके लिए, मतलब वो 15 में से सिर्फ 10 के लिए ये सर्विस लिया, ये सर्विस 10 के लिए लिया, 10 में बांटूंगा। मैंने कोई और सर्विस लिया, हो सकता है मैंने पूरे 15 के लिए लिया, तो पूरे 15 में बांट दूंगा। मैंने कोई और सर्विस लिया जो सिर्फ 5 के लिए लिया, तो सिर्फ 5 में बांटूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ITC is distributed amongst the operational units only. Of course, जो यूनिट्स ऑपरेट कर रही है वही तो उन सर्विस को यूज़ करेगी ना, जो अनऑपरेशनल है वो थोड़ी यूज़ करेगी सर्विसेज को, तो उसमें बांटना भी नहीं है। एंड in the ratio of turnover in a state or union territory of the recipient during the relevant period to the aggregate of turnover of all recipient during the relevant period to whom the input service being distributed is attributable. क्या इसका मतलब? सिंपल मतलब देखो, यहाँ टर्नओवर के बेसिस पे बांटना है। अधिक जानकारी आपको पूरे सब में मिलेगी, बट यहाँ देख लो टर्नओवर का मतलब क्या है। यहाँ पे इंक्लूड्स टैक्सेबल as well as non-taxable but excludes central excise duty, state excise duty etc. ये सब टर्नओवर के अंदर काउंट नहीं करने। इन शॉर्ट जो पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे वो ब्रांच है उसके टर्नओवर वगैरह को एडजस्ट करके प्रॉपर तरीके से आपको आपका ITC बांट देना है। ये सब में ही समझा पाऊंगा ये वाला पार्ट, मतलब ये जो मैंने समझाया उसको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन सब के थ्रू ही करवा पाऊंगा। लेकिन चलो कुछ अपने पास और भी यहाँ पढ़ लेते हैं उसको भी। प्लस पेज 8.87, 8.87 पे आ जाते हैं। ध्यान से देखो, ये रहा 8 पॉइंट, ये मस्त चार्ट है, मस्त है मनसुख भाई। देखो इधर, अब यहाँ पे दे डू राइट फॉर्मूला एंड ऑल दिस थिंग्स। मेरे को फॉर्मूला वगैरह कभी नहीं समझते, मैं तो सीधा लॉजिक से काम करता हूँ, जो सब मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे ये एक चार्ट है जो मस्त बात करता है, क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कैसे करने का है। ITC जो एट्रीब्यूट है स्पेसिफिक रेसिपिएंट पे, तो उसी को बांटना है। कोई मैंने एक सर्विस लिया सिर्फ मुंबई ब्रांच के लिए, तो मुंबई ब्रांच को ही बांटूंगा, बाकी सब बच्चों को नहीं बांटूंगा। ITC लिया है फॉर मोर देन वन रेसिपिएंट, तो मैं प्रोरेटा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, प्रोरेटा बांटूंगा। या फिर मैंने लिया है सभी के लिए, तो सब में बांट दूंगा। बट कैसे बांटूंगा, ये रहा आपका फॉर्मूला, सिंपल तरीके से एक बार देख लो, बाकी सब में समझ जाएंगे। जो ITC डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको आप ले लो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टर्नओवर ऑफ ऑल रेसिपिएंट हैविंग नेक्सस विद ITC, जिसका उससे कनेक्टेड है उस ITC से, वो सभी को ले लो उस पीरियड के अंदर। मंथली तो मंथली, क्वार्टरली तो क्वार्टरली, जो भी आप फॉलो कर रहे हो। डिवाइड कर लो सारे रेसिपिएंट के टोटल टर्नओवर से, तो अल्टीमेटली इस तरह से आप इसको बांट दोगे। याद रहे टर्नओवर के अंदर सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, ये सब चीज़ें नहीं आएगी। रेलेवेंट पीरियड म्हणजे काय, इट कैन बी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट क्वार्टर, प्रायर टू द मंथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनएलिजिबल क्रेडिट शैल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अबव मैनर। अब ये क्या है, देखो यहाँ मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो, अच्छा मैंने 8.88 भी मार्क किया हुआ है, ये भी पढ़ते हैं 2 मिनट को खाली, चलो पढ़ लो साथ में। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर मेरी HO तो मुंबई में हो सकता है, मेरी एक ब्रांच गोवा में है, एक ब्रांच हिमाचल प्रदेश में, एक ब्रांच लद्दाख में है, कैसे बांटोगे? क्योंकि जो मैंने सर्विस लिया होगा, अगर एज एन ISD बात करें, मैं तो मुंबई में हूँ,
तो अगर मैंने कोई सर्विस मुंबई से लिया तो मेरे पास कौन सा आईटीसी होगा, सी और एस का। अगर कोई मैंने इनपुट सर्विस किसी और स्टेट से लिया है, मेरे पास आईजीएसटी का आईटीसी होगा। तो मेरे पास कुछ आईटीसी आईजीएसटी का होगा एज एन आईएसडी, और कुछ आईटीसी मेरे पास होगा सीजीएसटी, एसजीआई, यूटीजीएसटी का। तो मैं इनको बांटूंगा कैसे मेरी ब्रांचेस के अंदर? तो कैसे बांटूंगा, देखो, जो मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट है जो मेरे पास होगा, वो तो मैं आईजीएसटी की तरह ही बांट सकता हूँ, चाहे मैं मेरे अपनी मुंबई की ब्रांच को बांट रहा हूँ या किसी और स्टेट की ब्रांच को। मेरे पास आईजीएसटी का तो मैं आईजीएसटी की तरह ही बांटूंगा। लेकिन अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है, तो अब मेरे को चेक करना, सपोज मैं तो मुंबई में ही मेरा हेड ऑफिस, तो मैं किसी मुंबई की ब्रांच को ही बांट रहा हूँ, तो मैं भी मुंबई का, वो भी मुंबई का, तो कहना है सीजीएसटी को मैं सीजीएसटी की तरह ही बांट सकता हूँ, बांट दो। लेकिन मैं मुंबई का, ब्रांच कहाँ की, ब्रांच किसी दूसरे स्टेट की, तो क्या मैं सीजीएसटी को सीजीएसटी की तरह बांट सकता हूँ? नो। दूसरे ब्रांच स्टेट में भेजना है तो मुझे आईजीएसटी बना के बांटना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इनपुट्स क्रेडिटेड अंडर सेम कैटेगरी ऑफ टैक्स। कब? रिसिपिएंट एंड आईजीएसटी इन द सेम स्टेट। बट अदर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी की तरह बांटोगे, सेम स्टेट हुआ तो सेम स्टेट हुआ मतलब क्या? अगर मुंबई का मुंबई में ही है तो मेरे पास सी था तो सी बांट दूंगा, एस था तो एस बांट दूंगा, यू था तो यू बांट दूंगा। लेकिन दूसरे स्टेट में अगर भेजना है तो मेरा सी, एस और यू भी बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, आईजीएसटी बन के दूसरे स्टेट में पास हो जाएगा। ये भी सम के ऊपर प्रॉपर, इसमें मस्त वाला सम है, जीवन में मजा आएगा। ये देखो, रिलेवेंट पीरियड मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल और लास्ट क्वार्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड आईटीसी शुड नॉट एक्सीड द क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मस्त पॉइंट है मनसुख भाई। भाई जितना आईटीसी मिला है आईएसडी को उतना ही तो बांटेगा। 100 रुपया मिला क्या 150 बांट सकता है? नहीं बांट सकता। लेकिन लॉ में प्रोविजन है, अगर आपने गलती से 100 लेके 150 बांट दिया ना अपने बच्चे लोगों को, तो जो 50 आपने एक्स्ट्रा बांट दिए ना, वो वसूली सरकार आईएसडी से नहीं करेगी, वो वसूली सरकार आपने जिसको एक्स्ट्रा बांट दिया उनसे करेगी। तुमको एक्स्ट्रा मिला, चलो वापस दो, तो सरकार उनसे मांगेगी विद इंटरेस्ट, अगर लेट मालूम पड़ा तो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा भी है पॉइंट यहाँ पे, इफ आईएसडी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस क्रेडिट टू एनी रेसिपिएंट, वही बच्चे वही ब्रांच, द एक्सेस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द बच्चा विच इज द रेसिपिएंट विद इंटरेस्ट एज इफ इट वाज टैक्स नॉट पेड। उनको ही दोषी मान के उनसे टैक्स मांग ली। कुछ और क्या पॉइंट है यहाँ पे, ISD should issue an ISD invoice for distributing ITC. It should be clearly indicated in the such invoice that it is issued only for the distribution of ITC. अब ऑफ कोर्स ये जो बांटेंगे थोड़ी ऐसा फोन किया, ए तेरे को बांट रहा हूँ ITC ले लेगा ना, मैं बाबू राम बोल रहा हूँ तेरे को ITC बांट रहा हूँ ले लेगा, ऐसा नहीं। जब ISD को कुछ बच्चों में अपना ITC बांटना है जो उसे लिया है, तो वो प्रॉपर ISD का इन्वॉइस बनेगा, उस पर लिखा होगा ऊपर ISD इन्वॉइस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, उस हिसाब से उसको बांटेगा। इसके बाद मैंने एक तारा बनाया है जो मैंने आसमान पे उतारा है, देखो इस तारे को। ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। इफ सेम मंथ में नहीं किया तो फिर कैन नॉट ट्रांसफर। मैं हेड ऑफिस हूँ, मैं ISD हूँ, मेरे पास पूरे महीने 1 लाख रुपए का ITC आया, मुझे 1 लाख पूरा इनको बांट देना है जिसने यूज़ किया उसको। मैंने 1 लाख में से 80,000 बांटा कि 20 बाद में बांट दूंगा, अब नहीं बांट सकता अगले महीने। जिस महीने मिला उस महीने बांट दे, बांटना भूल गया तो भूल जा, फिर बांटने का मौका नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे सर इतना क्यों स्ट्रिक्ट है ISD के साथ में? स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना यार, झोलपान बहुत हो सकता है इसके अंदर। और सरकार तुमको फैसिलिटी दे रही है कि एक ही ब्रांच सब लेके ISD में सबको बांट पा रही, तो कुछ तो सरकार करेगी ना उसके बदले, बस just to keep control on you. Next क्या है? The ISD needs to issue an ISD credit note for reduction in the credit if the distributed credit gets reduced by any reason. पहले क्रेडिट सही मिला था मगर शायद वो परचेज रिटर्न हो गया और बाद में वो क्रेडिट कम करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में ISD क्या करेगा, ISD आगे इशू कर देगा ISD क्रेडिट नोट की वो थोड़ा सा रिवर्सल करना है मेरे को ऐसा। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिखा भी है, वाइसे वर्सा फॉर डेबिट नोट। हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा आना था, बिल रिवाइज्ड हुए, वापस कुछ और आ गया, तो डेबिट नोट इशू करके और एक्स्ट्रा क्रेडिट भी पास कर सकते हैं। एडिशन और रिडक्शन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सेम एज डिस्ट्रीब्यूटेड ओरिजिनली। जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो एडिशन भी उसी तरह उसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट,
ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द मंथ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ, ऊपर ऑलरेडी लिख लिया अपन ने। डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट एंड ऑल ISD इनवॉइसेस इश्यूड शुड बी फर्निश्ड बाय द ISD इन द मंथली GSTR 6। भरना पड़ेगा इसको कब? 30 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, 13 दिन के अंदर मंथ 13 दिन के अंदर अंदर भरना पड़ेगा। क्यों मालूम है? हर महीने की 20 तारीख को होता है GSTR 3B, तो 3B के पहले अगर आपने GSTR 6 भर दिया है तभी तो उन ब्रांचेस को उसका क्रेडिट मिल पाएगा। ठीक है, इसके लिए नोट, कुछ नोट लिखा है कि इंपॉर्टेंट है ये भी। ISD क्रेडिट कर देता है, ये क्रेडिट कर देता है क्या? ट्रांसफ़र कर देता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देता है। और भाई ISD का काम है क्रेडिट ट्रांसफर, ये क्या है ये ना ISD क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देता है टू रिस्पेक्टिव यूनिट या ब्रांच या ऑफिस, इररिस्पेक्टिव कि वो कंसर्न यूनिट या ब्रांच या ऑफिस टैक्सेबल गुड्स में इन्वॉल्व है या एग्जेम्प्ट है एक्सेट्रा। भाई ये ISD ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता कि वो ब्रांच तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डील करता है, उसको मैं क्यों बांटूं, उसको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। याद है 17.5 ब्लॉक क्रेडिट, उसको तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है बाबा। ITC इसको मिला ISD को, ये जिस ब्रांच ने सर्विस को यूज़ किया उनमें बांट देगा। अब वो ब्रांच फैसला करेगी कि जो मेरे 2A में 2B में दिख रहा है उसमें से कितना एलिजिबल क्रेडिट है, मुझे लेना नहीं लेना, वो ब्रांच सोचेगी। ISD तो चुपचाप सारा क्रेडिट जो भी उसको मिला है बांट देगा उनके रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में। को लिखा हुआ भी है ISD तो क्रेडिट पास कर देता है, अब कंसर्न ऑफिस पे है, इफ़ नॉट एप्लीकेबल तो उसको अपने हिसाब से क्रेडिट ले ना ले एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस, लेकिन हम तो बांट देंगे। ठीक है, so this was the concept of ISD, very important from examination point of view for IPCC as well as CA फाइनल में तो थोड़े इंपॉर्टेंट है, IPCC वालों को भी कई बार पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रोविजंस, ये तो बहुत चिंदी बच्चा, ये तो सब में ही तुमको मजा आएगा बट समझ के चलो। प्रोविजंस रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, कैसे यूटिलाइज करोगे? अगर आपके पास ITC IGST का पड़ा है तो आप कैसे यूज़ करोगे? आप उससे IGST से CGST SGST किसी भी ऑर्डर में भर सकते हो ITC, लेकिन कब? ITC ऑफ IGST नील होने के बाद। मतलब क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो ITC है पहले आप उसको यूज़ करोगे, I से पहले आप I को यूज़ कर लोगे और फिर जो बचा CS को यूज़ कर लोगे। पूरा IGST पहले खाली करोगे ना, फिर आप अपना ITC क्रेडिट यूज़ कर पाओगे CGST और SGST का। CGST यूज़ कर सकते हो IGST पेमेंट करने के लिए, SGST यूज़ कर सकते हो IGST के, लेकिन कब? जब CGST का ITC पूरा खाली हो गया हो तब। यानी कि पहले आपको CGST पूरा यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही SGST यूज़ कर पाओगे IGST के लिए। C के लिए यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, S के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जब इंटर हेड ट्रांजेक्शन करने हैं तो C IGST के लिए यूज़ हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन C पूरा जब खत्म हो जाएगा तभी हम S को यूज़ कर पाएंगे I के लिए। और अधिक जानकारी के लिए सम को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, जिसको इस चैप्टर के सम अगर एक्चुअल में परचेज नहीं करने हैं तो इस चैप्टर के एक आध वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल भी रखे हैं जो पिछले साल के थे, चाहो तो वो भी देख सकते हो ITC चैप्टर के लिए। ठीक है, हल्के फुल्के जो अमेंडमेंट उसको चेंज कर लेना। बाकी ऐप पे लेटेस्ट आपको मिल जाएंगे 2-4 दिन के अंदर अंदर। ओके, अच्छा, इसके ऊपर अब एक पॉइंट और है पेज 8.98 पे, जिसपे हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन क्या है यूटिलाइजेशन करने के। कुछ गवर्नमेंट ने देखा कि ये सब तो बहुत अपन ने दे दिए मज़े एक्सपेयर को, तो अब गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाया। गवर्नमेंट ने क्या बोला? भाई साहब कोई रिस्ट्रिक्शन भी तो मानो, इसको भी तो पालो। तो ये सीखते हैं अब, हल्का सा डाइजेस्ट कर लो 30 सेकंड में दोबारा लौटते हैं और देखते हैं ये वाला पॉइंट 8.98 पे। 8.98 ये मस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके, अब हम फाइनली पहुंच गए रूल 86B पे। 86B जब ये रूल आया था तब इंडस्ट्री में तहलका मच गया था, ज़िंदगी में लोगों की सुध-बुध उड़ गई थी कि ये क्या हो रहा है इनिशियली जब आया था तब। अब हालांकि उसके बाद भी कुछ दिक्कतें हैं इसके अंदर, क्या है आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने आप समझ में आएगा। चलिए देखते हैं रूल क्या कहता है। रूल कहता है, ये रूल आपको रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहा है। पहली बात तो ये रूल ये कहता है कि एक ओवरराइडिंग रूल है, दिस इज एन ओवरराइडिंग रूल
यानी कि और जो भी रूल हमने आईटीसी को लेके बना गए हैं उन सभी रूल्स को ये ओवरराइड कर देगा और ये रूल प्रिवेल करेगा हमेशा। तो ये रूल क्या कहता है, ध्यान से देखो। 86 भी कहता है, पहली बात तो अच्छा इसको ध्यान से समझते हैं। अच्छा मैं ना इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, जिसको लगे टाइम बर्बाद हो रहा है आप स्पीड 2x कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई प्रोफेशनल होगा, कोई कहीं आर्टिकलशिप कर रहा है या आगे प्रैक्टिस में जाएगा, वहाँ पे भी ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है। एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो दिस पॉइंट वुड हेल्प यू इन योर MCQs एज वेल। आई वुड रिकमेंड कि इसको आप आराम से प्यार मोहब्बत से पढ़ो। इससे थोड़ा ज़्यादा रीडिंग करूँगा मैं यहाँ मॉड्यूल की, एंड उम्मीद करते हैं आप मुझे बर्दाश्त कर लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी, किस किस पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली बात ये एप्लीकेबल उन पे है, उन रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल है जिसका टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ, किसी भी मंथ में, जिस मंथ में वो डील कर रहे हैं, इन अ मंथ एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। अगर उनका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से एक्सीड कर रहा है तब उन पे 86B लागू हो जाएगा। अच्छा, ये जो टैक्सेबल सप्लाई है, इस टैक्सेबल सप्लाई में आपको अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई को काउंट नहीं करना है, 50 लाख को काउंट करने, 50 लाख चेक करने के लिए। हो सकता है आपका सम पूरे के पूरे पर्टिकुलर सम में या सिचुएशन में टैक्सेबल सप्लाई हो 20 लाख का, एग्जाम सप्लाई हो 40 लाख का, ओवरऑल तो 60 लाख बन गया, लेकिन एग्जाम सप्लाई को काउंट ही नहीं करना उस 50 लाख के लिए चेक करने के लिए, तो फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम और जीरो सप्लाई को छोड़ दो, उसके बाद जो सप्लाई से 50 लाख क्रॉस करते हैं तो आप पे ये एप्लीकेबल है। Therefore, in cases wherein value of taxable supply in a month is less than 50 lakh, then this restriction would not be applicable. ये restriction है जो उस पर applicable फिर नहीं होगा। Nature of restriction, अब ये restriction क्या है देखो ध्यान से। ये कहता है minimum 1% of the output liability shall be discharged using electronic cash ledger. For example, देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। समझो मैं आज किसी पर्टिकुलर मंथ में फॉल कर रहा हूँ, इस मंथ में मेरा आउटपुट टैक्स जो पेएबल आ रहा है वो आ रहा है सपोज करो 1 लाख रुपए। यहाँ पे मेरा आईटीसी पड़ा है, आईटीसी का बैलेंस। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स टेक कि दोनों चीज़ें आईजीएसटी के बारे में बात चल रही है। यहाँ पे मेरा आईटीसी का बैलेंस पड़ा है 2 लाख रुपए का। सवाल ये आता है कि क्या मैं इस 2 लाख को यूज़ करके, जैसे यूज़ करूँगा तो क्या होगा, 1 लाख भरना आ रहा है, 1 लाख आईटीसी में से यूज़ कर लिया तो 1 लाख आईटीसी में से लेस हो गया, और यहाँ 1 लाख यूज़ करके ये आईटीसी मैंने यूज़ कर लिया, टैक्स पेमेंट क्या आ गया 0। पहले यही चलता था, यही सिंपल कैलकुलेशन था। बट देन ना गवर्नमेंट को फील हुआ कि यार ऐसे ना हम कुछ चीज़ें ट्रैक नहीं कर पा रहे, और कई बारी ना पैसे हमारे पास महीने महीने तक पैसे ही नहीं आ रहे किस पर्टिकुलर सप्लायर से। इन्होंने क्या बोला, अब देखो रिवाइज्ड कैलकुलेशन, अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है इन अ पर्टिकुलर मंथ, उस मंथ में जो आपका आउटपुट टैक्स होगा, इसका ना, इस आउटपुट टैक्स का मैक्सिमम 99% ही आप पे कर पाओगे वाया आईटीसी, और सर बाकी बचा हुआ आपको पेमेंट करना पड़ेगा कैश से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। 99% आईटीसी से भर पाओगे, मतलब 1 लाख नहीं 99,000 ही आईटीसी से भर पाओगे। तो ऑफकोर्स यहाँ से कम पे कितना होगा 99,000, बाकी बचा हुआ 1,01,000 आईटीसी के बैलेंस पे पड़ा रहेगा जो नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाएगा। लेकिन इससे हुआ क्या, अब 1 लाख भरना था, 99,000 ही आईटीसी के लिए यूज़ कर पाया, मतलब यहाँ पे टैक्स पेबल आ जाएगा 1,000 रुपीज़। ये आ गया टैक्स पेबल फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। ये है प्रोविजन, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया। पहले आपको चेक करना है कि आप एप्लीकेबल है, जैसे ही चेक किया अच्छा हाँ मेरे पे एप्लीकेबल है, तो फिर आपको साथ साथ में चेक करना है, क्या करना है, फिर तो कंडीशन इम्पोज करनी है। कंडीशन क्या कहती है कि एटलीस्ट 1% ऑफ आउटपुट टैक्स आपको अपने कैश लेजर से भरना पड़ेगा, आईटीसी से भर सकते नहीं हो। ये तो हुआ मोटा मोटी एक रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे रिस्ट्रिक्शन लाए, इंडस्ट्री में मचने लगा हल्ला, हाहाकार मचने लगा कि ये क्या बात हुई। कुछ जेन्यून लोग सामने आए और सरकार ने जेन्यून लोग की बातों को समझा और बातें समझ के उनको बोला कि ठीक है हम तुमको इस रूल से एग्जेम्प्ट कर देते हैं। देखो पहले तो एप्लीकेबल कर दिया 50 लाख पे, सबको लगा दिया रिस्ट्रिक्शन, फिर हल्ला हुआ तो आया कुछ और चीज़ें कि इन लोगों पे हमने एग्जेम्पशन दे दिया। देखो जो मैंने ऊपर समझाया, देखो दोबारा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल देखो एक
टोटल वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई फरवरी 21 का कितना है 100 लाख रुपए। सेट सप्लाई पर टैक्स लगता है 18%, तो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना बन गया इसका 18 लाख का लायबिलिटी बन गया। इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश रेशियो में ऑलरेडी 20 लाख पड़ा था, लेकिन क्योंकि ये उस लिमिट में फॉलो हो गया जहाँ 50 लाख से एक्सीड कर गया, इस पे रूल 86 भी लागू हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ 99% ऑफ आउटपुट टैक्स सिर्फ यही भर सकता है वो कैश से यानी कि आईटीसी से, और बच गया कितना यानी कि 1% ऑफ 18 लाख, वो 18,000 रुपये इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भरने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शन। वी हैव मल्टीपल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1 देखो ध्यान से, ये 1 क्या कहता है, ये कहता है अगर आपने इनकम टैक्स का पेमेंट मोर देन 1 लाख किया इन ईच फाइनेंशियल, देखो क्या लिखा है 86B में नॉट अप्लाई इन केसेस वेयर बाय पर्सन मेंशन बिलो, जो पर्सन ये रे पर्सन, ये जो पर्सन है ये पर्सन मेंशन बिलो मतलब ये बिलो, ठीक है, मेंशन बिलो, उन्होंने 1 लाख का इनकम टैक्स डिपॉजिट किया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस साल में हम खड़े हैं, जिस महीने की हम बात कर रहे हैं, अगर उस महीने के पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में जाओ, अगर वहां पे आपका इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, उस रजिस्टर्ड पर्सन ने किया होगा या कर्ता प्रोप्राइटर या एमडी ने किया होगा या कोई और 2 पार्टनर होल टाइम डायरेक्टर, इन शॉर्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव ने किया होगा, अगर 1 लाख मिनिमम, देखो और डिटेल में तो क्या लिखा है, 1 लाख भी नहीं लिखा, लिखा मोर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख 1 रुपया होना चाहिए अगर मैं लॉ को इंटरप्रेट करूं लिटरल मीनिंग के साथ में। तो अगर 1 लाख से ज़्यादा पर ईयर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में टैक्स इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ है तो हमने आप पे 86B हटा दिया, आप पे दिक्कत नहीं है। अब देखो लॉजिक पता है क्या, सिंपल लॉजिक है। पहले बहुत सारे लोग ना आईटीसी की हेरा फेरी कर रहे थे, वो उसको आईटीसी बांट रहा था, वो उसको आईटीसी बांट रहा था। अब ये कैसे बांट रहा था ये मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं सिखा सकता, और समझदार लोग को इशारा काफ़ी है। तो इस तरह से पूरे देश में लोग अपने अपने हिसाब से मस्ती कर रहे थे, कुछ लोग तो जेल में जा भी चुके हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एनी विच वेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि वहाँ पे ना वो आईटीसी ना वो टैक्स भरते थे जीएसटी में, ना इनकम टैक्स भर रहे थे, तो सरकार ने बोला ये तो चोर आदमी है। लेकिन फिर सरकार ने देखा कि कोई बंदा ऐसा है यार जो पिछले दोनों साल में हर साल लाख लाख रुपए के वो इनकम टैक्स भर रहा है, मतलब ये बंदा चोर, ये बंदा साहूकार है। अगर ये बंदा साहूकार है तो फिर क्या ही दिक्कत, तो लॉजिकली इनको बोल दिया कि ठीक है तुम पे हम 86B का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, इसका मतलब आप पूरा का पूरा पेमेंट अगर आईटीसी बैलेंस है तो उससे बैलेंस से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2। अब ये क्या है पता है आपको, जीएसटी में आगे एक चैप्टर आएगा रिफंड, जहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटी में 2 ही लोग को रिफंड मिलता है। एक वो जो इन्वॉल्व है इन जीरो रेटेड सप्लाईज, मतलब कौन से वाले सप्लाई, एक्सपोर्ट, याद है देश के बाहर एक्सपोर्ट वाले या फिर SEZ वाले, सिर्फ इनको ही रिटर्न मिलता है, जीएसटी का रिफंड मिलता है, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा रिफंड चैप्टर में आएगा। इनसे फिर 2 लोग को रिफंड मिलता है जीएसटी में। तो अगर आप देख रहे हो कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा है जिसका भले ही पर मंथ का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर गया, लेकिन उस बंदे को रिफंड मिला है 1 लाख से ज़्यादा का उसके अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर इस फॉलोइंग स्कीम्स के अंदर, तो भाई साहब जब डिपार्टमेंट मतलब उसका इस तरह का बिजनेस है, या तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है तो सिर्फ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम करता है, तो डिपार्टमेंट बोलता है यार इसको अगर इससे टैक्स मांग भी लिया तो फिर दोबारा रिफंड ही मांगने वाला अपने अगले महीने, तो इससे पैसा मांगे क्यों। तो बोला तेरे को भी बोला कि 86B से तेरे को भी बाहर। एग्जामिनेशन नंबर 2। नंबर 3 ये देखो, ये और मस्त है। पेमेंट ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सर ये क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। If the registered person has paid more than 1% of total output tax liability using electronic cash ledger up to, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, up to this said month in current financial year, the restriction as specified in 86B shall not apply। सर ये क्या है, ध्यान से देखो, हम चेक करते हैं किस मंथ में 50 लाख क्रॉस हुआ, उस मंथ लगाते हैं 86B लगा देते हैं। जिस सपोज आपका सितंबर मंथ में 50 लाख पर मंथ टर्नओवर क्रॉस हो रहा है,
लेकिन आपको चेक करना है उसी फाइनेंशियल ईयर के तब तक, मतलब सितंबर चल रहा है तो सितंबर के पहले तक, यानी कि उसी फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से लेके अगस्त के एंड तक आपको देखना है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितना आउटपुट टैक्स बन रहा था पूरे इस 5-6 महीने का। जिस महीने आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ उसके पहले की बात कर रहा हूँ। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना आपका आउटपुट टैक्स बनता है, टोटल जितना बनता है, क्या उसमें से बाय डिफॉल्ट आपने 1% से ऊपर ऑलरेडी भरा है अभी तक? अगर भरा है तो आप पे इस महीने पे हम रूल एप्लीकेबल नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल देखना अनिवार्य है, इससे मैं स्टार मार्क भी किया है। Assuming a scenario wherein in the financial year 21-22 up to August 21, the total output tax liability provided payable is 30 लाख। ठीक है, अगस्त 21 तक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये समझो अप्रैल से अगस्त यहाँ तक कितना टोटल आउटपुट टैक्स कितना भरने को आ रहा है, कितना भरा चुका होगा, भरने आया हो चुका हो 30 लाख का। एंड सच रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिटेड 1 लाख थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये 30 लाख में से ना जब वो हर महीने टैक्स पेमेंट कर रहा था तो उसने तकरीबन ना 1 लाख रुपए कैसे भर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भर दिए। 30 लाख का 1% कितना होता है, 30,000 होता है। बट इसने इनिशियली इतने टाइम, अभी पूरे महीने बेचारा जिंदगी भर कैश से भरते आ रहा था और 1 लाख भर दिया कैश से, विच इज़ मोर देन टोटल आउटपुट टैक्स का 1% कैसे ज़्यादा। इसलिए इसको क्या बोल दिया कि ऐसे केस में 86 भी हम अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अगले यानी कि सितंबर महीने में अगर टर्नओवर ड्यूरिंग दिस मंथ 50 लाख एक्सीड किया तो भी हम इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट मेड इन कैश इज मोर देन 1% ऑफ टोटल आउटपुट लायबिलिटी, 1% ऑफ 30 लाख इज 30,000। ठीक है, तो यानी कि आप जिस महीने में खड़े हो टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर गया, उस महीने के पहले तक का चेक करो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश से भरा है 1% से ज़्यादा इसने टोटल आउटपुट टैक्स का। अगर भरा है तो इसको इस महीने माफ़ कर दो, अगले महीने फिर चेक कर लो। अगर नहीं भरा है, अब लग रहा है अपने आप कम हो गया, तो भाई साहब मत माफ़ करो, ले लो, 1% क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पशन नंबर 3। ये एग्जाम्पशन नंबर 4, ये वनडे लोग का एग्जाम्पशन। अगर ये 86B इनके एप्लीकेबल नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट है नॉट एप्लीकेबल, PSU है नॉट एप्लीकेबल, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2A 2B की रिस्ट्रिक्शंस भी आएगी जो मुझे अभी पढ़ानी है। ये वो रिस्ट्रिक्शन है जो अपन ने रिकैप सेक्शन के फर्स्ट पेज के फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग वाले राइट तरफ एक्सट्रीम राइट वाले बॉक्स में देखी थी। बताता हूँ क्या, बताता हूँ। इसके पहले मुझे कुछ और बताना था जो मेरा पहले बताना रह गया। यहाँ देखो, ध्यान से सुनो। रिस्ट्रिक्शन जो मैंने आपको पढ़ा है वो 86B था, रूल 86B, रूल 86A भी था उसके पहले। 86A क्या कहता है? 86A आपको ये कहता है कि भाई साहब अगर जो वो कमिश्नर है, याद रहे कमिश्नर, नॉट बिलो, ये आता है MCQ में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर, उससे कम के रैंक का कोई नहीं चलेगा। यानी कि बड़े पद के लोग, ऊंचे बड़े लोगों के पास अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी, अगर उनको रीज़न टू बिलीव है, अगर उनको भरोसा है कि जो वो ITC है वो आपने फ्रॉड तरीके से क्लेम किया था या वो इनएलिजिबल था, तो आप पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं ITC को क्लेम करने के ऊपर। आपके पास सब कुछ है लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि गड़बड़ किया आपने, किसको लग रहा है? कमिश्नर, तो वो आप पे रिस्ट्रिक्शन क्लेम इम्पोज कर सकते हैं। सर क्या करेगा रिस्ट्रिक्शन में? पहले बात करते हैं कि आप रिस्ट्रिक्शन में करेगा क्या। सिंपल है, आपको बोलेगा ITC क्लेम मत कर भाई साहब, रुक जा। लेकिन कौन से वो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे ऐसा वो बोल सकता है? पहला कि आपने जो ITC अवेल किया है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप जिसके बेस पर ITC क्लेम किया है डॉक्यूमेंट की बेसिस पे, एक्चुअली में वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फेक बिल है, सप्लायर है ही नहीं। या फिर आपने जिसका बिल लिया वो बंदा बिजनेस ही नहीं करता, बस बिल बनाने के लिए आपको दे दिया ITC लेने के लिए, भाई साहब गड़बड़ है, नहीं मिलेगा ITC। या फिर आपने गुड्स लिया ही नहीं है, सर्विस लिया ही नहीं है, ऐसी ITC का बिल ले लिया और क्लेम कर रहे हो, भाई साहब नहीं मिलेगा ITC। आपने ले भी लिया तो आपको कमिश्नर के पास पावर है, आपको रोक देगा। द टैक्स इन रिलेशन टू विच हैज़ नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट, अरे भाई साहब आपने बिल ले लिया, सामने टैक्स पेमेंट कर नहीं रहा गवर्नमेंट को, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग ITC हैज़ बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस एंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अरे भाई साहब पहले तो वो पार्टी नहीं थी, अब तो मालूम पड़ रहा है कि मैं ही नहीं हूँ ही नहीं, मैं जिस प्लेस पे से मैं रजिस्ट्रेशन लिया मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं, मतलब काम चल रहा है बिलिंग का, मतलब काम चल रहा है चोरी का, 420 का। भाई साहब तू 420 कर रहा है ना, सेल बिल फोकट के फाड़ रहा है, तेरे को सेल बिल पे तेरे को GST भरना पड़ेगा, तेरे को ITC क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, जा। नेक्स्ट क्या है?
रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। अरे भाई साहब मेरे पास बिल ही नहीं है, मैं ऐसे आईटीसी क्लेम कर रहा हूँ स्टेटमेंट में डाल के, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेगा कमिश्नर, वो कितने साल के लिए होगा? वो 1 साल अप टू 1 ईयर के लिए रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकता है। और इन रेस्ट्रिक्शंस को जब उसको बाद में सेटिस्फाई कर दिया आपने, मजाक कर रहा हूँ, अगर आपने वैलिड डॉक्यूमेंट देके सेटिस्फाई कर दिया तो आप पे रेस्ट्रिक्शन हटा भी सकता है। और बाकी भिन्न भिन्न प्रकार और है जहाँ रिस्ट्रिक्शन हट जाते हैं, बदकिस्मती मगर देश में ऐसा होता है, तो क्या कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। सो दिस वाज मोटा मोटी रेस्ट्रिक्शंस। इसके अलावा 2A 2B का रेस्ट्रिक्शंस है, मैं जिसकी बात कर रहा था, अभी दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा था। मैं आता हूँ यहाँ पे पेज 1 पे, रिकैप के फर्स्ट पेज पे, सॉरी ज़्यादा ही फर्स्ट पेज आ गया, फर्स्ट नहीं। ये देखो, ये मैंने लिखा था ना पेंडिंग, पब्लिक तो भूल जाता है, मेरे को याद है, देखो ध्यान से। ITC claimed should not exceed 105% of ITC reflecting in its 2A on the due date of filing GSTR1 of the suppliers। सर ये क्या है? अब ये समझने के लिए आप बड़े हो गए हैं, अब आप समझ सकते हैं, तब मैं नहीं समझा सकता था। देखो समझाने का प्रयास करो, ज़्यादा सिर दर्द टेंशन मत पाना। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको बट ऑफकोर्स एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा, और जो प्रैक्टिस में नहीं है उसको थोड़ा सा दर्द हो सकता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको दर्द ना हो, मगर प्लीज़ फिर भी हो तो इस पार्ट को, इस पर्टिकुलर पार्ट को 2-3 बार देख लेना, फिर भी ना समझे तो टेलीग्राम पे परेशान कर लेना, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद रूल पे आ जाता हूँ। सपोज करो कि एग्जाम्पल है जहाँ पे आपने, अच्छा मेरे इस एग्जाम्पल में GST का रेट 10% रहेगा फॉर सिंप्लीफिकेशन समझाने के लिए। आपने कोई सेल किया, आपने सेल किया 1 लाख का। अब मान के चलो कि उस पर GST है, GST रेट है 10%, तो आपको कितना GST भरने आएगा? सर 10,000 भरने आएगा। तो कहना है ऐसे, जब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, जिस महीने में हूँ उस महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जिस महीने का बनाऊंगा, यहाँ पे एक आएगा आउटपुट, मेरे पूरे एग्जाम्पल में सब कुछ IGST है, ठीक है। आउटपुट टैक्स पेएबल, सर ये आ गया 10,000 रुपीज़, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने कुछ परचेजेस भी कर रखे होंगे, मैंने कहा हाँ सर परचेज कर रखे, मैंने मल्टीपल परचेज कर रखे हैं। अब परचेज का अमाउंट गोली मारो, मैं बता रहा हूँ खाली परचेजेस पे ITC कितना था। तो मेरे पास परचेजेस पे ITC अवेलेबल था कुछ इस प्रकार, मैंने कोई डीलर A से परचेज कर रखा था टैक्सेबल गुड्स, जिसपे मेरे पास ITC पड़ा था, ITC मुझे आया था, समझ लो 3,000 रुपये का। उसके बाद में मैंने किसी B से ना कार परचेज करी, कार जो मैंने कार परचेज करी थी B से, वो कार पे मेरा ITC जमा हो गया था। सपोज कार नहीं ली थी मैंने, यार कार ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी एग्जांपल में सूट नहीं करेगा, समझो मैंने, चलो जान दो ना, कार अपने को समझने के लिए समझना, कार ली थी अपने, सपोज सस्ती गाड़ी थी एकदम, उस पर ITC था 5,000 रुपये का। किसी C नाम के बंदे से मैंने कुछ और भी लिया था, क्या लोगे, मैंने इससे भी टैक्सेबल गुड्स लिया था, अच्छा नॉर्मल वाला गुड्स लिया था, इसका था प्राइस 2,000 ITC था उसके अंदर। मैंने D से भी कुछ तो भी लिया था टैक्सेबल गुड्स, उसमें भी ITC था 1,000 रुपये का। इस प्रकार था ITC का हिसाब किताब, ठीक है। अब ना पहली बात तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन कौन सी चीज़ ITC के लिए एलिजिबल है, तो आप क्या बोलोगे? देखो सिर्फ निकाल रहा हूँ एलिजिबल क्या क्या है। सर इस पर ITC मिलता है क्या? यस मिलता है। सर कार परचेस, क्या कुछ लिखा है ऐसा कि मैं इसी कार के बिजनेस में डील करता हूँ? नहीं, मतलब अगर वो एलिजिबल पर्पज़ के लिए नहीं आता है तो ब्लॉक क्रेडिट है, नॉर्मली ब्लॉक क्रेडिट में ITC नहीं मिलता, इसका ITC नहीं मिलेगा। इसका मिल जाएगा सर, मिलेगा, इसका मिल जाएगा सर, मिलेगा, नॉर्मली तो मिलेगा। अब आया नया रूल, ये नया रूल क्या कहता है? अब देखो हम लोग जब सेल करते हैं तो हम क्या भरते हैं?
हम GSTR 1 भरते हैं, फॉर्म GSTR 1 भरते हैं जो होता है सेल्स का रिटर्न। इसी प्रकार ये जो हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए हम नॉर्मली क्या भरते हैं, GSTR 3B का फॉर्म भरते हैं जहाँ पे हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। सिर्फ हमने जिससे परचेज किया होगा क्या ऐसे उसने भी तो GSTR 1 भरा होगा। तो जब हम जिससे परचेज करते हैं वो GSTR 1 भरता है तो ये अब मैं सेलर हूँ, ये सेलर साइड है, ये मैं हूँ सप्लायर। तो मेरे में ना जब मैं लॉगिन करता हूँ मेरे पोर्टल पे तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है जिसका नाम है GSTR या तो बोल देता हूँ 2A। ये एक फॉर्म ऑटो पॉपुलेट होता है मेरे सप्लायर के पोर्टल पे। तो मैंने जिससे माल परचेज किया होगा ना वो बंदा जो अपना GSTR 1 अपलोड करता है 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख के 10 तारीख तक जो भी करता है अपलोड डेट के हिसाब से, वो मेरे 2A में दिखता है। इसका मतलब सर अगर वो उन पार्टी जिसने मैंने परचेज किया अगर उसने खुद का GSTR 1 अपलोड नहीं किया तो क्या मेरे 2A में आएगा? नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, अब मैं 2A पे आता हूँ। 2A पे क्या हुआ, वो जो A वाला था उसने अपलोड किया उसका बिल तो 3000 मेरे 2A में दिख रहा है। वो जो B वाला था उसने भी अपलोड किया, मेरे को यहाँ पे 5000 भी दिख रहा है। C वाले ने भी अपलोड किया, उसका 2000 दिख रहा है और बस 2A में सिर्फ इतना ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ भी नहीं दिख रहा है 2A में। तो सर रूल ये आया, रूल ने ये बोला कि सर आप जिस महीने का रिटर्न भर रहे हो उस महीने का 2A चेक करो, अगर 2A में वो एंट्री नहीं दिख रही है तो उसका आप क्लेम नहीं कर सकते। मैंने बोला सर वो D ने नहीं भरा, मेरे को नुकसान। हाँ, गवर्नमेंट ये चाहती है कि D नहीं भरा ना तो D को फ़ोन कर और D को बोल D टैक्स भर वरना मुझे क्लेम नहीं मिल रहा है। सरकार ये चाहती है कि अब सरकार के लिए वसूली भी आप करवा के दो, ठीक है। तो ठीक है, अब आपने D को कॉल किया, डी सुनना यार तू भर देना, वो भर देना, भर दे। ऐसा करते करते D का जो GSTR 1 का डेट है वो तो निकल गया। अब D भरेगा पैसे बाद में। अब जो ड्यू डेट है ना GSTR 1 की, अगर GSTR 1 के ड्यू डेट के बाद आपने भरा तो 2A में दिख तो जाएगा, जिस मंथ का रिटर्न आप भर रहे हो सप्लायर उसके 2A में दिख तो जाएगा, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज डिपार्टमेंट ने क्या बोला था कि जो आपके 2A में 11 तारीख 13 तारीख तक GSTR 1 की ड्यू डेट है वहाँ तक जो आ गया ना वही इस महीने क्लेम करने का, बाकी अगले महीने क्लेम करने का। सो उसे टैक्स अगले महीने में नहीं भरा तो जब वो भरेगा D टैक्स तब क्लेम करने का, तब तक क्लेम करने का नहीं। समझा इतना? तो आप बोले सर वो तो मैं 1000 के चक्कर में मेरे को भरना पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला रुक जा बेटा, टेंशन क्यों लेता है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, पहले तो आप इस पर भी चेक करो। देखो भले 2A में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आपके लिए एलिजिबल है। ये टैक्सेबल था, यस एलिजिबल है 3000। क्या ये 5000 पहले भी एलिजिबल था? तो 2A में आए नहीं आए भाड़ में फर्क नहीं पड़ता, इस पर कभी भी इनपुट टैक्स नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलेगा। ये 2000 पे मिलेगा क्या सर? इस 2000 पे भी मिल जाएगा। कितना हुआ? 5000। तो ये 5000 क्या बन गया? दिस इज माई एलिजिबल ITC जो 2A में आया है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम अगर पत्थर दिल होते हम क्या बोलते कि इसमें से सिर्फ 5000 लेस कर। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमें से इतने पत्थर दिल भी नहीं, हम तुझे एक मौका दे रहे हैं। हम तुझे क्या कह रहे हैं, तू एक काम कर कि जितना भी तेरे एलिजिबल ITC 2A में दिख रहा है ना, तू चाहे तो इसमें और 5% प्लस कर ले। मतलब कहने से इसका 105% कर ले, तू मैक्सिमम उतना ITC क्लेम कर सकता है। बस 5000 का 105% कितना होता है? आ जाओ कैलकुलेटर पे, आ जाओ देखो इधर 5000 इंटू 105 डिवाइड बाई 100 कितना हुआ? 5250। तो कहना से आप मैक्सिमम यहाँ पे 5250 का ITC क्लेम कर सकते हो। बचा हुआ तो आपको टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा कैश लीजर के साथ, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये बात समझो कि ये 5% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये ओवर एंड अबाउट द ITC नहीं है, क्योंकि आपको इस महीने कुछ क्लेम करने नहीं मिला था, उस चक्कर में आपको राउंड ऑफ 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन जब आपको बाकी सारे ITC मिल जाएंगे ना तो उसमें से ये जो एक्स्ट्रा 250 अपने आप लेस हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको जितना ITC
होना चाहिए उतना ही मिलेगा। ये 5% सिर्फ इस महीने के लिए एडिशनल आपको पूल दे दिया, ताकि वो जो नहीं आया अब तक, जब आएगा तब क्लेम कर लेना। तो जब आएगा और जब क्लेम करोगे तो 250 हटा के बचे हुए क्लेम करोगे, ठीक है। ये अब इतना वो वाला पार्ट तो सब में समझेगा, लेकिन ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था आपका रूल। सर फिर ये 2B कहाँ से आया? देखो पहले 2A था, अब 2A में ना बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहे थे बहुत लोग को। अब फिर चेक करना पड़ता था कि अगर 13 तारीख तक या 11 तारीख तक आया सिर्फ उसका ही क्लेम करना है, बाकी सबको क्लेम नहीं करना है, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो हमको 2A में से सेपरेट करना पड़ रहा था कि अच्छा जो 13 तारीख तक आया है उसका क्लेम करना है, 13 के बाद आया नेक्स्ट मंथ क्लेम करना है, गवर्नमेंट ने बोला छोड़ दो। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नया फॉर्म निकाला GSTR 2B। बोला 2B में वो जो तुम 22 तक क्वेश्चन कर रहे थे तुमको हम करके देंगे। बट 2B मतलब क्या होगा, 2B में मतलब सिर्फ वही होगा जो GSTR 2B में 11 या 13 तक आ गया ना, सिर्फ वही हम आपको 2B में देंगे उस महीने के। तो आपको सीधा 2B को उठाना है, उसमें कितना उसमें क्लेम कर देना। आपकी बुक्स में क्या किया उन्होंने, 2A और 2B ऐसे साथ में यूज़ किया। बट मैंने आपको प्रैक्टिकल ज्ञान समझा दिया कि बेसिकली 2A ही सब कुछ था, उसमें डेट का दिक्कत था, तो गवर्नमेंट ने खुद से बाटम बाटी करके बताया कि 2B जो है वहाँ तक का आपको लेना है। 2B क्या है, 2A का ही वेरिफिकेशन है खाली, ठीक है। ये एक रूल था जो बात करता था 105% तक की। आई होप बात समझ में आई होगी। सो दैट्स इट। इस ITC में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ना चिंटुकले थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चैप्टर पे देखो, इंस्टीट्यूट जो होता है ना वो मॉड्यूल एक ही बार निकालता है साल में, लेकिन उस मॉड्यूल के साथ साथ ही उस अटेम्प्ट का भी अमेंडमेंट शीट देता है और अगले अटेम्प्ट का भी अमेंडमेंट शीट देता है। तो यानी कि मेरे पास में 2 अमेंडमेंट शीट मिलेगी ICAI की तरफ से, बिकॉज ये जो स्टडी मैट है ये मैंने लेटेस्ट यूज़ किया, मगर लेटेस्ट वाला भी कौन सा है, जो मई 22 में आया था वही लेटेस्ट है, उसके बाद दोबारा कोई नया रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम मई 22 की मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा ये लेक्चर खत्म होने के बाद में एक नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा जहाँ पे मैं अमेंडमेंट कवर कर दूंगा फ्रॉम बोथ अमेंडमेंट शीट इसी चैप्टर को लेके। तो जिसको सिर्फ अमेंडमेंट देखना है सिर्फ वो लेक्चर देख लेगा, और जिसको पूरा चैप्टर देखना है वो इसके बाद उसको देख लेगा, ठीक है। इसके बाद 15-20-25 मिनट का एक लेक्चर दूंगा और जो होगा अमेंडमेंट का ICAI के मैथ से सीधा सीधा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और एक सेकेंड, इसके क्वेश्चंस 3 से 4 से 5 दिन में आपको ऐप पे मिल जाएंगे नॉमिनल कॉस्ट पे, चाहो तो वहाँ से परचेज कर लियो, और खुद से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आपको ऐप की ज़रूरत ना पड़े, ऐप से सिर्फ आप नोट्स डाउनलोड कर लो, आपका काम ऐसे ही हो जाए। इन केस आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उन क्वेश्चंस को नॉमिनल कॉस्ट पे परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, विदा।